पहाड़ी गांव में शाम ढल रही थी। बेटा और पिता अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। धूल भरी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर उनकी बाइक की धीमी धीमी आवाज अचानक एक बेहद मीठी और भीनी भीनी खुशबू हवा में तैरने लगी। ये इतनी मनमोहक थी कि पल भर के लिए आसपास का हर शोर थम सा गया। जैसे ही वो खुशबू लड़के तक पहुंची, उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से बाइक रोक दी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो किसी सम्मोहन में फंसा हुआ सा लग रहा था। वो बिना एक पल भी रुके पहाड़ी की ढलान पर उस खुशबू की दिशा में तेजी से चढ़ने लगा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। पिता ने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक दिशा में भागे जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पिता ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। बाइक वहीं छोड़कर उसके पीछे भागे। जब वो बेटे के करीब पहुंचे और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, तो लड़के ने अचानक पलटकर उन पर हमला कर दिया। एक पल में ही उसने अपने ही पिता की जान ले ली। लड़का पहाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक अजीबोगरीब जानवर खड़ा था और अपनी लंबी पतली जुबान से लड़के के चेहरे को चाट रही थी। और फिर एक उसने अपने लंबे नुकीले दांत गर्दन में धंसा दिए। उस दिन के बाद से वो लड़का गायब है। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस को शक है कि लड़के को किसी ने अगवा कर लिया है और उसकी तलाश में पुलिस टीम ने पहाड़ी पर डेरा डाल रखा था। तेज हवा चल रही थी। बादलों से घिरा आसमान और नीचे एक ठंडा रहस्यमय गांव। तभी एक जीप पहाड़ी रास्ते पर रुकी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, हम सबको पता है जो भी इस पहाड़ी पर गया वापस नहीं आया, लेकिन डरना मना है। चलो ऊपर चलते हैं। उसके पीछे 4 पुलिस वाले थे। सबके चेहरे पर डर और जोश का मिला जुला असर दिख रहा था। पहाड़ी की चुनौतियों का सामना करते हुए वो सभी आखिरकार पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। अब तक शाम हो चुकी थी। सब लोग अलाव के पास बैठे खाना बना रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस वाला अजीब तरह से कांपने लगता है और अपने साथी पर हमला करने लगा। एक पुलिस वाला चीखते हुए बोला, बचाओ बचाओ। कुछ ही पलों में सभी पुलिस वाले पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगे। अंत में केवल हीरो बचा। खून से लथपथ, सांसें तेज चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां अचानक क्या हो गया। उन लाशों के बीच अब अर्जुन इस पहाड़ी पर अकेला ही बचा था। अगली सुबह अर्जुन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से वो एक सुंदर बागीचा दिखा जहां 2 सुंदर लड़कियां बैठी थी। अर्जुन ने कहा, क्या पहाड़ के ऊपर इतना सुंदर बगीचा कहां से आया और ये लड़कियां कौन है? अर्जुन नीचे उतरकर उस जगह को ढूंढने लगा, लेकिन कई घंटों तक यूं ही भटकने के बाद कुछ नहीं मिलता। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ठंड और तेज बारिश से बचने के लिए एक विशाल पेड़ के खोखले तने में चला गया, लेकिन तना अंदर किसी सुरंग की तरह भीतर खुलता चला गया। तने के अंदर चलते हुए अर्जुन को एक दरवाजा मिला। वो उसको खोलता है और वहीं उसे वही सुंदर बागीचा दिखाई देता है। वो अंदर बढ़ा ही था,
तभी एक लड़की ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? अगर हमारी रानी की तबीयत ठीक कर सको तो तुम्हें बाहर जाने में मदद करूंगी। अर्जुन रानी के पास गया। वो बहुत ज्यादा खांस रही थी। अर्जुन ने उसे देखा, फिर कहा, लगता है आपको एलर्जी है, ये दवा लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दवा ने अपना असर दिखाया और रानी की सांसें सामान्य हो गई। तभी उसकी दासी पास आकर बोली, मेरा नाम वयंती है और ये हमारी रानी राय प्रवीण अप्सराएं हैं, लेकिन काल रक्त ने हमें कैद कर लिया है और वो हम दोनों के साथ जबरदस्ती अपनी मनमानी करता है। हमें उस राक्षस से मुक्ति दो नौजवान। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे और उसे मारा कैसे जा सकता है? दासी ने बताया, यही पहाड़ी के ऊपर उसकी आत्मा एक पेड़ में छुपी है, लेकिन कौन सा पेड़ ये हमें भी नहीं पता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रानी एक चमकता हुआ गिलास लेकर आई और बोली, इसे पी लो नौजवान, ये तुम्हें बलशाली बना देगा। अर्जुन ने उसे पी लिया, लेकिन उसे कोई खास असर महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो दोनों को लेकर बाहर निकलने लगा। तभी उसके सामने ट्रांसपेरेंट दरवाजा आ गया। अर्जुन ने उस ट्रांसपेरेंट दरवाजे को देखते हुए कहा, यह रास्ता क्यों बंद हो गया? वयंती ने कहा, तुम कोशिश करो, जोर लगाओ। अर्जुन दौड़कर दरवाजे से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से चटक कर टूट गया। ये देखकर राय प्रवीण और वयंती खुश हो गई। जैसे वो तीनों पेड़ के तने से बाहर निकले, बादलों में बिजली चमक उठी। एक डरावना ड्रैकुला काल रक्त बादलों से उड़ता हुआ उनके ऊपर मंडराने लगा। काल रक्त ने गुस्से से कहा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने रानी पर हमला कर दिया। तभी अर्जुन बीच में आ गया। उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। काल रक्त ने अर्जुन को एक जोरदार किक मारी और वो हवा में लहराता हुआ एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन पेड़ से टकराने की वजह से जितना दर्द अर्जुन को हुआ, उससे कहीं ज्यादा दर्द काल रक्त को हुआ। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, कहीं इसी पेड़ में तो इसकी आत्मा नहीं है? अचानक न जाने अर्जुन में शक्ति कहां से आ गई। उसने उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जमीन कांपने लगी, हवा तेज चलने लगी और काल रक्त दर्द से चीखने लगा। काल रक्त ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, रुको। लेकिन अर्जुन पूरी ताकत लगाकर बड़े से पेड़ को उखाड़ दिया। पेड़ के उखड़ते ही काल रक्त पागल सा हो गया और चीखते हुए उड़ने लगा। लेकिन जाते जाते धमकी देते हुए बोला, मैं लौटूंगा और तुझे निगल जाऊंगा। काल रक्त के वहां से जाते ही अचानक खूबसूरत रानी और दासी बूढ़ी औरतों में बदल गई और धुएं में लिपटी हुई वे मुस्कुराते रानी धीरे से बोली, हमने सैकड़ों सालों से ये दिन देखा नहीं था। दासी ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये पत्थर रखो, जब काल रक्त लौटेगा ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे ही अर्जुन ने उनके हाथ से पत्थर लिया, वो दोनों धुआं बनकर गायब हो गई। उनके गायब होते ही पहाड़ी का मौसम अचानक खुशनुमा हो गया। पेड़ पौधे झूमने लगे और हवा में आजादी की खुशबू तैरने लगी। दूसरी तरफ एक वीरान खंडहर में अंधेरे में काल रक्त अकेला खड़ा है। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही है। काल रक्त गुस्से में बोला, तू जीत नहीं पाया इंसान, अगली बार मैं तुझे मिटा दूंगा, ये कसम है मेरी।
उस दिन जब वो एक ऊंची पहाड़ी के नीचे उतर रहा था, चारों ओर घनी धुंध छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति ने किसी भयानक घटना की आहट सुन ली हो। पेड़ों की पत्तियां सिहर रही थी और हवा में एक ठंडी सनसनाहट थी। अर्जुन का मन बेचैन था, क्योंकि वो जानता था कि गांव का शाप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तभी गांव के बीचों बीच बने प्राचीन कुएं से एक कर्कश चीख गूंजी। ये चीख इतनी भयानक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कुआं जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक काले पानी से भर गया। पानी फव्वारे की तरह उछलने लगा और उसकी लहरें जमीन पर फैलने लगी। गांव वाले जो पहले कुछ समझ नहीं पाए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। औरतें चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे और पुरुष अपने परिवारों को बचाने की कोशिश में जुट गए। गांव वाला रामू ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये काला पानी तो शाप का संकेत है। हाय राम, ये वही कुआं है जहाँ से हमारे लोग और जानवर गायब हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग जो गांव के इतिहास को अच्छे से जानते थे, कांपते हुए आगे आए। उनकी आंखों में डर था। बुजुर्ग ने कहा, सुनो गांव वालों, ये वही दैत्य है जो सालों पहले इस कुएं से निकलता था। रात के अंधेरे में ये हमारे लोगों और जानवरों को अपने काले पानी के भंवर में खींच लेता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गायब हो जाते थे, लेकिन कई सालों से सब कुछ शांत हो चुका था। हमने सोचा कि ये शाप खत्म हो गया, पर आज ये फिर जाग उठा। गांव में मची चीख पुकार के बीच कुएं से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर सा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी और काली पपड़ीदार त्वचा उसके शरीर को ढक रही थी। उसकी हर सांस से एक बदबू फैल रही थी और उसकी कुर्राहट से गांव की जमीन कांप रही थी। ये हमें खा जाएगा, कोई बचाओ, कुछ करो। अर्जुन जो अब केवल एक पुलिस वाला नहीं, बल्कि रानी की दी हुई शक्तियों से लैस एक योद्धा बन चुका था। वो बिना डरे दैत्य के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही अर्जुन उस दैत्य के नजदीक पहुंचा, उसकी जेब में रखा रहस्यमय पत्थर अचानक गर्म हो गया और चमकने लगा। जब उसने पत्थर को निकाला तो वो एक तेज रोशनी में बदल गया। ये रोशनी बिजली की तरह उसकी नसों में दौड़ गई। अचानक अर्जुन का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें नीली चमकने लगी, उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसके चारों ओर एक नीली ऊर्जा का घेरा बन गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन ने दैत्य को ललकारते हुए कहा, तू जो भी है, आज तेरा आतंक खत्म होगा। दैत्य ने दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर छलांग लगाई। उसके विशाल शरीर की धमक से धरती कांप उठी, लेकिन अर्जुन ने डरने की बजाय आसमान की ओर अपना हाथ उठाया। उसके हाथों का इशारा पाते ही आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी और बिजली अर्जुन के हाथ में समाने लगी। अर्जुन ने हाथ में समा रही बिजली से अपनी पूरी ताकत के साथ दैत्य पर प्रहार किया। बिजली दैत्य के सीने से टकराई और वो एक जोरदार चीख के साथ पल भर में ही राख में बदल गया। उसकी काली परछाई हवा में खुल गई और माहौल पूरी तरह शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अर्जुन को लगा कि खतरा अभी टला नहीं था। तभी पहाड़ी की चोटी से एक और भयानक चीख गूंजी। ये चीख इतनी तेज थी कि जमीन कांप उठी और पत्थर लुढ़कने लगे। अर्जुन ने बिना देर किए एक लंबी छलांग मारी और उड़ता हुआ पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। वहां उसने एक और जीव देखा।
वो भी आधा जानवर आधा लड़की। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थी। चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को जाना पहचाना लगा। वो अपने टूटे पैर को घसीटते हुए अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपनी ओर बढ़ते हुए जीभ से कहा, ये शाप आज खत्म होगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये कहते हुए अर्जुन और वो जीव दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़ पड़े। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। पेड़ उखड़ गए, जमीन फटने लगी और आसमान में बिजली चमक उठी। अर्जुन की शक्ति हर हमले के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस अजीब से जीव की भी ताकत कम नहीं थी। अंत में अर्जुन ने उस जीव को अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और उसे चट्टान पर पटक दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो जीव की हरकतें पूरी तरह बंद ना हो गई। वो जीव अब खत्म हो चुका था। जब अर्जुन ने उसके मरने के बाद उस जीव के चेहरे को करीब से देखा तो वो सन्न रह गया। उसका चेहरा रानी राय प्रवीण जैसा था। अर्जुन के दिमाग में ड्रैकुला और रानी की कहानी कौंध गई। उसे समझ आया कि ये जीव और कुएं का दैत्य ड्रैकुला और रानी की विकृत संतान थे। दूसरी ओर जैसे ये जीव मरा ड्रैकुला का शरीर भी किसी पिघली हुई मोम की तरह गलकर खत्म हो गया। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी और सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरकर पहाड़ी पर पड़ी। गांव में सालों बाद रोशनी लौटी। अर्जुन धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा। उसका पत्थर अब मंद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव वाले उसे देवता की तरह देखने लगे। अर्जुन बेटा, तुमने हमें ड्रैकुला के श्राप से मुक्त कर दिया। उस दैत्य ने हमारे लोगों और जानवरों को निगल लिया था, लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। देखिए, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। ये गांव अब उस ड्रैकुला के खौफ से पूरी तरह से आजाद है। काल रक्त का शाप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अर्जुन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में और भी रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। ये कहानी है एक बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल लड़के की, जिसका नाम है राहुल। राहुल जब 18 साल का था तो दोस्तों के बहकावे में आकर वो माता पिता से बहुत जिद करता था कि वो अपने आगे की पढ़ाई उनके साथ न्यूयॉर्क में जाकर करेगा और वहीं पर रहकर जॉब भी करेगा। इकलौती औलाद होने के कारण माता पिता उसे न्यूयॉर्क नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन राहुल माता पिता से जिद और लड़ाई करके घर से बिना बताए अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। राहुल को इंडिया से न्यूयॉर्क आए हुए पूरे 12 साल हो गए थे। आज राहुल पूरे 32 साल का हो गया था। बाहर की दुनिया की ठोकरें खाने के बाद राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वो बहुत ही जिम्मेदार और समझदार हो गया था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राहुल की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। घर से भाग जाने के कारण राहुल के पूरे 12 साल तक अपने माता पिता के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आज वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पूरे 12 साल के बाद राहुल अपने घर शिमला, अपने गांव कोटगढ़ लौटा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरे 12 सालों के बाद अपने माँ और बापू से मिलूंगा और उनसे मिलकर अपनी की गई गलतियों के लिए माफी मांगूंगा। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, अपने बच्चों की हर गलती को भूल समझकर माफ कर देते हैं। राहुल ने कुछ पुराने दोस्तों के कांटेक्ट नंबर निकाल लिए थे और उन्हें बता दिया था कि वो आने वाला है, क्योंकि राहुल के पास समय बहुत कम था। थोड़े दिनों की छुट्टी थी, इसलिए वो सबसे मिलकर खूब सारा एंजॉय करके अपने बूढ़े माता पिता को मनाकर अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने आया था। फिर राहुल अपने गांव पहुंचा। उसने देखा कि सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा है। राहुल ने गाड़ी वहीं छोड़ी और अपना एक बैग उठाया और घर की ओर पैदल ही चल पड़ा। आज मुझे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, चाहे पेड़ आए या पहाड़ आए, मैं अपने माता पिता से जरूर मिलूंगा। राहुल पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ता है। गांव की ओर राहुल के बढ़ते कदम उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। वो देखता है कि उसके गांव में आस पड़ोस में सब बदल चुका था।
कच्चे घरों से अब सभी के पक्के घर हो चुके थे, जिन्हें वो आंटी, अंकल, मौसी, मौसा कहा करता था। वो जवान से अब बूढ़े हो चुके हैं। जो छोटे बच्चे वो अब जवान हो चुके हैं, जिन्हें राहुल पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी राहुल सबको देखकर बहुत खुश था। चलते चलते राहुल अपने घर के पास पहुंचता है। घर को देखकर राहुल की आंखें भर आती है। लेकिन राहुल हैरान था कि आसपास तो सब घर बदल चुके हैं, पर उसका घर बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसा घर वो छोड़कर गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आज भी है। उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। जब वो छोटा हुआ करता था, कैसे आंगन में माँ बापू के आगे पीछे खेल कूद करता था। ये सोच सोच कर राहुल रोने लगता है। पुरानी यादों से बाहर निकलकर राहुल अपने घर के मेन गेट के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी राहुल देखता है कि आसपास के सारे लोग उसे देखकर एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं और सारे उसे घूर रहे हैं। राहुल हैरान था कि ये लोग आखिर उसे घूर क्यों रहे हैं। अजीब बात है, ये सारे लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। राहुल बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा कि तभी अचानक से राहुल के घर का मेन गेट अपने आप जैसे हवा के झोंके से खुल जाता है। राहुल खुला हुआ दरवाजा देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राहुल की मां की थी। और ऐसा लगा जैसे वो आवाज ऊपर से उसके माता पिता के कमरे से आ रही है। राहुल ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर के अंदर चला जाता है और सीढ़ियां चढ़कर सीधा माता पिता के कमरे में जाता है। वहां राहुल देखता है कि उसका बूढ़ा बीमार पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और साथ में उसकी मां बैठी हुई है। वो भी कमजोर और बीमार लग रही है। राहुल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और जाकर उनके गले से लग जाता है और उनसे माफी मांगता है। बहुत देर कर दी तुमने आने में। हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। कितने सालों बाद आज कलेजे को ठंडक मिली है तुमसे मिलकर। माँ बापू, मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो। आप दोनों को मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं आप दोनों को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों के बाद राहुल के माता पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थे। बीमार हालत में ही आज राहुल की मां ने अपने बेटे के लिए उसके मन पसंदीदा बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाए। खाने के बाद राहुल अपनी मां के गोद में सर रखकर लेट जाता है। मां, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। मुझे पता था आप दोनों मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं रह सकते। थोड़ी देर के बाद माता पिता के साथ समय बिताने के बाद राहुल अब अपने कमरे में सोने के लिए आ गया था। अपने कमरे में आकर राहुल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी मां ने कमरे में सारी उसकी पसंद की चीजें रखी थी। उसके बचपन की उसकी फेवरेट बेडशीट, उसके फेवरेट कर्टन्स, गुलदस्ते, उसके पसंद के फूल। ये सब देखकर राहुल अपनी मां के लिए बहुत इमोशनल होता है। अब राहुल आकर अपने बेड पर सो जाता है। तभी आधी रात बीतने पर राहुल को अचानक से खांसी आती है और गला सूखने लगता है। राहुल उठकर देखता है कि जग में तो पानी ही नहीं है। पानी लेने वो किचन में आता है कि तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर जाती है और वो देखता है कि जैसे खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ है। राहुल के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो बहुत घबरा जाता है। तभी उसकी नजर दूसरी खिड़की पर जाती है। वह खिड़की पर हाथों के साथ साथ किसी इंसान का साया भी दिखाई दे रहा था, जैसे कोई घर के अंदर झांक रहा हो। राहुल बहुत डर जाता है। डर के मारे वहां से भाग अपने कमरे में आ जाता है। सुबह उठकर जब राहुल अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि ये उनका पड़ोसी चंदू है, जिसके थोड़े दिन पहले पत्नी और बच्चे किसी हादसे में मारे गए थे। तब से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
रात को हर रोज वो किसी ना किसी के घर में जाकर झांकता रहता है और कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। तब जाकर राहुल राहत की सांस लेता है और सोचता है, मैं तो ऐसे ही घबरा गया था। आगे राहुल अपने माता पिता से बताता है कि वो बहुत सालों बाद इंडिया लौटा है, तो वो आज अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा एंजॉय करना चाहता है। तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि ठीक है, वो दोस्तों के साथ मिले, पार्टी भी करे, लेकिन रात को आने में देरी ना करे। उसे 12 बजे से पहले अपने घर लौटना ही होगा। क्यों बापू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे 12 बजे से पहले ही लौटना चाहिए, क्या कोई बात है क्या? आगे उसके बाबा बताते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से उसे घर लौटना पड़ेगा और वो रास्ता किसी खतरे से कम नहीं है। माता पिता की बात को मानता हुआ राहुल जल्दी घर लौटने के लिए मान जाता है। फिर राहुल अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही राहुल अपने गेट से बाहर निकलता है, फिर से आस पड़ोस के लोग एकदम से भीड़ लगाकर उसे घूरने लगते हैं। राहुल ये बात जानना चाहता था कि ये लोग आखिर उसे घूर क्यों रहे हैं, पर अभी वो पार्टी के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उन्हें इग्नोर करके वहां से पार्टी के लिए निकल जाता है। अब राहुल पार्टी में पहुंच चुका था। आज वो अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, शराब भी पीते हैं। तभी उनमें से राहुल का एक दोस्त उसे कहता है, राहुल 12 बज रहे हैं यार, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों, तुम मुझे घर जाने को क्यों कह रहे हो? अभी तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ही घर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? देख दोस्त, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो वहाँ पर एक ब्रिज पड़ता है। तुम्हें घर भी उसी ब्रिज के रास्ते से लौटना पड़ेगा, क्योंकि घर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। वो ब्रिज बहुत ही डरावना ब्रिज है। कुछ सालों पहले वहाँ पर एक बस का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। बस नीचे तालाब में गिर गई थी। उसमें बच्चों को मिलाकर 36 पैसेंजर्स थे। सारे के सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे। कहते हैं तब से वहाँ पर रात को उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि उन सबकी अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और रात को जिस किसी को भी उनकी आत्मा का सामना करना पड़ गया तो आत्माएं उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। बस मैं तुम्हें इसलिए ही कह रहा था। रमन की बात सुनकर राहुल को माता पिता की बात भी याद आती है कि उन्होंने भी राहुल को घर जल्दी लौटने के लिए कहा है। हाँ, शायद इसलिए माँ बापू ने मुझे घर जल्दी लौटने को कहा था। अब पार्टी छोड़ राहुल घर के लिए निकल पड़ता है। जब गाड़ी उस ब्रिज पर पहुंचती है तो गाड़ी के ठीक सामने राहुल को एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। राहुल सोचता है कि इतनी रात को इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए या नहीं? क्या करूं? अगर ये छोटी बच्ची किसी मुसीबत में होगी तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। राहुल एकदम से गाड़ी को उस लड़की के सामने ब्रेक लगाता है। डरते डरते गाड़ी से बाहर आकर उस छोटी सी बच्ची के पास आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। बच्ची उसका कोई जवाब नहीं देती है। वह बस नीचे बैठे हुए अपने मुंह को दबाकर जोर जोर से लगातार रोए जा रही थी। फिर राहुल ने डरते डरते उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि वो क्यों रो रही है। तब जाकर उस बच्ची ने राहुल की तरफ देखा और कहा, अंकल, मैं अपने मम्मी पापा के लिए रो रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बच्ची राहुल का हाथ पकड़कर उसे ब्रिज के कोने पर ले जाती है और अपने हाथ से तालाब की ओर इशारा करते हुए दिखाती है कि उसके माँ बाप वहां पर है। राहुल जैसे ही तालाब की ओर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीचे तालाब में एक आदमी और एक औरत की डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में पानी के ऊपर तैर रही थी। राहुल उन्हें देखकर बहुत घबरा जाता है। रुको बेटा, रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को बचाता हूँ, रुको। राहुल जैसे ही कपड़े उतारकर उस बच्ची के माता पिता को बचाने लगता है कि तभी वह बच्ची राहुल का हाथ फिर से पकड़कर ब्रिज के दूसरे कोने पर ले जाती है। रुको अंकल। क्या हुआ बेटी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? अंकल, आप कितने को बचाओगे? बच्ची राहुल को तालाब के दूसरी ओर इशारा करती हुई दिखाती है। राहुल जब तालाब में देखता है
तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तालाब में उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ बच्चे थे। वहां से मुड़कर जब राहुल बच्चे की ओर देखता है तो बच्ची पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो एक भयानक प्रेत की तरह उसके सामने खड़ी थी। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचकर राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी चलाते टाइम राहुल को अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं दिखाई दे रही थी और रोड पर उसे खून ही खून दिख रहा था। बड़ी ही मुश्किल से राहुल अपने घर पहुंचता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अपनी माँ को आवाज देता है, माँ बापू, दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल को दरवाजा खटखटाते हुए घंटे बीत गए थे, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। थक हार कर राहुल आखिरकार दरवाजे के पास नीचे बैठ जाता है और सोच रहा था कि उसके साथ ये आज क्या हो रहा है और आखिर उसके माता पिता उसकी आवाज सुनकर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। तभी राहुल को अपनी आंखों में धुंधलापन महसूस होता है और उसे अंधेरे में कोई अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी राहुल के बहुत करीब आकर खड़ा हो जाता है और राहुल उठकर उसे पूछने लगता है कि वो कौन है। भाई, यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में खड़ा हूँ और यहाँ मेरे माँ बापू रहते हैं। आगे राहुल से उस आदमी ने जो कहा वो सुनकर राहुल तो सदमे में चला गया था। वो सोच रहा था कि मानो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल सोच रहा था कि वो हकीकत में है या फिर सपना ही देख रहा है। लेकिन भाई, ये घर तो 12 साल से बंद पड़ा है। इस घर में कोई नहीं रहता। तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। राहुल, तुम्हारे माता पिता उसी दिन सदमे से गुजर चुके थे जिस दिन तुम उन्हें यहाँ से छोड़कर चले गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपने माता पिता से मिला। मेरी माँ ने अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाया। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया और पिता के साथ रात भर पुराने किस्से याद किए। तुम मुझसे झूठ बोलते हो कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जानते हो राहुल, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे बिना क्या हाल हुआ था। वो तुम्हारे लिए दिन रात तरसते थे और इसी उम्मीद में मर गए कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। राहुल, तुम्हारे माता पिता मर के भी कभी यहाँ से गए ही नहीं। उनकी आत्मा तुम्हारा इंतजार करते करते इसी घर में रह गई थी। हो सकता है तुम उनकी आत्मा से मिले हो और उसे हकीकत समझ बैठे हो। आगे वो आदमी राहुल को बताता है कि वो रोज रात को आकर घर की खिड़कियों से उसे झांका करता था और देखता था कि वो ठीक तो है ना। और सारे पड़ोसी भी उसे इसी वजह से घूरते थे, क्योंकि उसकी वजह से उसके माता पिता सदमे में आकर मर गए थे। राहुल इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो अपने माता पिता से यहाँ मिला है। वो अपने माता पिता को जिंदा साबित करने के लिए हर एक से मिलता है। उसने हर वो काम किया जिससे ये साबित हो कि उसके माता पिता जिंदा है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। हर बार झूठा साबित हुआ कि ये सब उसका वहम है। उसके माता पिता जिंदा नहीं है। थक हार कर राहुल अब इस भ्रम से बाहर आ चुका था। माँ बापू मर कर भी आपको मेरी कितनी चिंता थी। दोस्त के घर जाने से पहले आप दोनों ने मुझे उस ब्रीज की आत्माओं से बचाने के लिए समय से घर लौटने के लिए कहा। भगवान किसी को भी मेरे जैसा निकम्मा बेटा ना दे किसी को। राहुल पश्चाताप की आग में जी रहा था। माँ बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानकर खामोशी को अपनाकर बस हमेशा के लिए एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।